हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1192 एडी में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई। इस बैटल में जीत मोहम्मद घोरी की हुई। अब अगर हम लोग ज़रा टाइमलाइन पर गौर करें तो हम लोग देखेंगे कि इस बैटल के 14 सालों के बाद यानी 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक भारत में स्लेव डायनेस्टी का रूल हुआ। स्लेव डायनेस्टी भारत में रूल करने वाली पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी और इस डायनेस्टी के पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद घोरी के सबसे वफादार, सबसे लॉयल और सबसे कैपेबल स्लेव हुआ करते थे। बट स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1192 एडी से लेकर 1206 एडी के बीच में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए। एक्चुअली 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन को जीतने के बाद मोहम्मद घोरी का कंट्रोल अजमेर और दिल्ली इन दोनों रीजन्स पर हो गया था, क्योंकि यही दो रीजन्स थे जहां पर चौहान डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन को जीतने के बाद मोहम्मद घोरी ने अजमेर वाले रीजन में डायरेक्ट रूल नहीं किया, बल्कि इसे अपना एक वसाल स्टेट बना दिया, जहां पर पृथ्वीराज चौहान घुरीद एम्पायर के फ्यूडल लॉर्ड के रूप में रूल करते रहे। लेकिन कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए और इसीलिए उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया और उनके बाद उनके नाबालिग बेटे गोविंदराज थर्ड को नेक्स्ट फ्यूडल लॉर्ड बनाया गया। बाद में उन्हें भी हटा दिया गया और फाइनली अजमेर वाले रीजन को तुर्किश जनरल के हाथ में दे दिया गया। गोविंदराज थर्ड इसके बाद रणथंभौर चले गए, जहां पर उन्होंने वापस से चौहान डायनेस्टी को रीइस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इनके बारे में हम लोग आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो वैसे तो जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था तो उस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज थर्ड का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद घोरी ने दिल्ली को रूल करने की जिम्मेदारी तोमर्स को दी एज अ फ्यूडल लॉर्ड। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली को एक्चुअली में तोमर्स ने ही बसाया था और तोमर्स ही दिल्ली के ओरिजिनल रूलर्स थे। लेकिन यहाँ भी सेम चीज़ की गई। कुछ ही समय के बाद तोमर्स को हटाकर दिल्ली का कंट्रोल तुर्किश जनरल्स के हाथ में दे दिया गया। तो सीधे और साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद अजमेर और दिल्ली इन दोनों रीजन्स पर तुर्किश रूल इस्टेब्लिश हो गया था। चलिए मैप में देखते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद आखिर कितना रीजन तुर्किश रूलर्स के कंट्रोल में आ चुका था। देखिए, ये है अजमेर वाला रीजन जिसे मोहम्मद घोरी ने कैप्चर कर लिया था, और ये है दिल्ली वाला रीजन, खासकर दिल्ली और हरियाणा वाला रीजन। यहाँ पर भी तुर्किश कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया था। एक्चुअली सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद घोरी वापस से गजनी चले गए थे और इंडिया में चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी उसने अपने ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी ट्राइब को बिलोंग करता था और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नेबरिंग स्टेट्स खासकर गढ़वाल्स के ऊपर रेड्स कंडक्ट कर रहा था और उन एरियाज़ में लूटपाट मचा रहा था। इसके बाद 1194 एडी में मोहम्मद घोरी वापस से इंडिया में आ गया। इंडिया में आकर उसने गढ़वाल रूलर जयचंद्र के ऊपर अटैक किया। मोहम्मद घोरी और जयचंद्र के बीच में ये लड़ाई चंदावर नाम की जगह पर हुई थी और इसीलिए इस बैटल को बैटल ऑफ चंदावर कहा जाता है। चंदावर नाम की ये जगह आज की डेट में यूपी में है और ये जगह आगरा और फिरोज़ाबाद के पास है। अगर पूछा जाए कि गढ़वाल किंगडम की कैपिटल कन्नौज से चंदावर कितनी दूर थी, तो ये डिस्टेंस लगभग 600 किलोमीटर का है और इस रास्ते में आपको आगरा से होते हुए जाना पड़ेगा। बैटल ऑफ चंदावर में गढ़वाल रूलर जयचंद्र की हार हुई और इस तरह अब गढ़वाल किंगडम पूरी तरह से तुर्किश कंट्रोल में आ चुका था। यानी अब तुर्किश कंट्रोल ईस्ट में बिहार के बॉर्डर्स तक पहुंच चुका था। तो इन डिटेल्स के बेस पर अब इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चंदावर ने भारत के नॉर्थ इंडिया में तुर्किश रूल को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया था और इन तुर्कियों ने भारत में जिस जगह अपना पावर सेंटर बनाया था वो जगह थी दिल्ली। और दिल्ली को सेफगार्ड करने के लिए मोहम्मद घोरी ने बयाना और ग्वालियर के फोर्ट्स को कैप्चर किया था ताकि वो साउथ से होने वाले हमलों से दिल्ली को बचा सकें। ये दोनों फोर्ट्स चंदेलाज की टेरिटरी में हुआ करते थे, बट अब इनके ऊपर तुर्किश कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया था। तो अब आप देख सकते हैं कि 1194-95 एडी तक सिचुएशन ये है कि अभी भी ऐसे कई सारे राजपूत किंगडम्स हैं जहाँ पर तुर्किश इन्फ्लुएंस नहीं पहुँचा है और ये राजपूत रूलर्स अपने अपने एरियाज़ में इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। चलिए अब एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू घुरीद एम्पायर के टेरिटोरियल एक्सटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोटे मोटे तौर पर घुरीद एम्पायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इनमें पहला पार्ट होगा वो रीजन जो कि अफ़गानिस्तान और उसके आसपास के रीजन को बिलोंग करता है और यहाँ पर 2 पावर सेंटर्स थे, घुर और गजनी।
गजनी को कभी कभी हम लोग गजना भी कहते हैं। गजनी से मोहम्मद घोरी रूल कर रहा था और घुर से रूल कर रहा था मोहम्मद घोरी का बड़ा भाई। इसके अलावा घुरीद एम्पायर के टेरिटोरियल एरिया का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था पंजाब, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के पहले मोहम्मद घोरी ने कॉन्कर किया था। इस एरिया का पावर सेंटर था लाहौर और घुरीद एम्पायर के टेरिटोरियल एरिया का तीसरा पार्ट था गंगा वैली, जिसे मोहम्मद घोरी ने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद जीता था और इस रीजन में दिल्ली को पावर सेंटर बनाया गया था। 1194 एडी तक तुर्कियों ने ईस्ट में अपनी बाउंड्री बनारस तक एक्सटेंड कर दी थी और इसके जस्ट आगे है बिहार, जिस पर अभी भी तुर्कियों का कंट्रोल नहीं था। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा, कुछ राजपूत किंगडम्स जैसे कि सोलंकीज ऑफ गुजरात, परमार्स ऑफ मालवा और चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड अभी भी इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे और ये सिचुएशन है 1194 एडी तक की। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चंदेलाज की कुछ टेरिटरी जैसे कि फोर्ट ऑफ बयाना और फोर्ट ऑफ ग्वालियर उनको घोरी ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था, लेकिन ये फोर्ट चंदेलाज के आउटस्कर्ट्स में थे, तो यही कहा जा सकता है कि अपने टेरिटोरियल एरिया में चंदेलाज अभी भी इंडिपेंडेंटली ही रूल कर रहे थे। अब अगर हम लोग घुरीद एम्पायर के वेस्ट में देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर ख्वारिज़मी रूल कर रहे थे। ख्वारिज़मी एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था और ये लोग खुरासन, सिस्तान और ईरान वाले रीजन्स में रूल कर रहे थे। ये हम पहले की वीडियोज़ में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब हम लोग ये समझ पा रहे होंगे कि 1194 एडी में घुरीद एम्पायर कितने बड़े एरिया में फैल चुका था और इनके नेबरिंग किंगडम्स कौन कौन से थे। अब हम लोग बात करेंगे घुरीद एम्पायर के फर्दर एक्सटेंशन की। जी हाँ, घुरीद एम्पायर की कोशिश थी कि वो अपने टेरिटरीज़ को ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करें और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया गया था अलग अलग लोगों में। घुरीद एम्पायर को वेस्ट में एक्सटेंड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद मोहम्मद घोरी और उनके भाई ने ली थी। राजपूत किंगडम्स को कॉन्कर करने की जिम्मेदारी मोहम्मद घोरी ने अपने मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी और ईस्ट में टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जिम्मेदारी दी गई थी बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद घोरी का एक स्लेव था जिसने पंजाब को जीतने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 एडी से लेकर 1206 एडी के बीच में कौन कौन से राजपूत स्टेट्स को कॉन्कर किया। अब आप पूछोगे 1206 तक क्यों? क्योंकि 1206 में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी। तो हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होने से पहले तुर्किश कॉन्क्वेस्ट कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड हो गया था। तो बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत की थी गुजरात से। इन्होंने चालुक्याज ऑफ गुजरात के रूलर भीमा सेकंड को हराकर उनकी कैपिटल अनिलवाड़ा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। अनिलवाड़ा को आज की डेट में पठान के नाम से जाना जाता है और ये वही जगह है जहाँ पर रानी की वाव देखने को मिलती है। रानी की वाव को हम लोग इंग्लिश में क्वींस स्टेप वेल भी कहते हैं। इस क्वींस स्टेप वेल को उदयमती नाम की रानी ने अपने पति भीमा फर्स्ट की याद में बनवाया था। तो 1197 एडी में चालुक्याज ऑफ गुजरात के रूलर भीमा सेकंड को हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात को कैप्चर कर लिया और इस एरिया को गवर्न करने के लिए एक मुस्लिम गवर्नर को अपॉइंट किया गया। लेकिन मात्र 4 ही सालों में गुजरात के चालुक्य रूलर भीमा सेकंड ने मुस्लिम गवर्नर को गुजरात से निकालकर बाहर फेंक दिया और इस तरह 1201 एडी में वापस से गुजरात में चालुक्याज की पावर को रीस्टोर कर दिया। इस तरह गुजरात कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ से निकल गया, लेकिन इसके अगले ही साल कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेलाज पर अटैक कर दिया और इनकी कई सारी टेरिटरीज जैसे कि कलिंजर, महोबा और खजुराहो को अपने कंट्रोल में ले लिया। और आपको पता होना चाहिए कि चंदेलाज की कैपिटल थी कलिंजर, और अगर कलिंजर को ही कॉन्कर कर लिया गया है तो इसका मतलब ये है कि चंदेलाज की पूरी टेरिटरी कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में आ चुकी है। तो अब हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि 1194 एडी से लेकर 1206 एडी के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक अगर घुरीद एम्पायर में किसी टेरिटरी को ऐड करने में कामयाब हो पाए थे तो वो थी चंदेलाज की टेरिटरी। चलिए अब बात करते हैं बख्तियार खिलजी की और देखते हैं कि उसने घुरीद एम्पायर को ईस्ट में कहाँ तक एक्सटेंड किया। तो ये तो हम लोग देख ही पा रहे हैं कि घुरीद एम्पायर के ईस्ट में जो सबसे पहली टेरिटरी है वो है बिहार, और उस समय बिहार में कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट नहीं किया करती थी, और वो इसलिए क्योंकि ये रीजन कभी गहडवाल्स के इन्फ्लुएंस में हुआ करता था और कभी सेन डायनेस्टी के इन्फ्लुएंस में। बट गहडवाल्स को बैटल ऑफ चंदावर में ऑलरेडी हरा दिया गया था और सेन डायनेस्टी अपने कोर एरिया यानी बंगाल में ही श्रिंक हो चुकी थी। एक्चुअली वो समय था जब सेन डायनेस्टी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी और इसीलिए वो अपने कोर एरिया यानी बंगाल के बाहर के रीजन्स में इन्फ्लुएंस नहीं रख पा रहे थे।
इसका मतलब ये हुआ कि बिहार एक खाली मैदान की तरह था जहाँ कोई भी बड़ी पावर मौजूद नहीं थी। इसीलिए बख्तियार खिलजी ने 1202 एडी में मात्र 200 घुड़सवारों के साथ इस पूरे रीजन को जीत लिया, बिना किसी रेजिस्टेंस के। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय की 2 सबसे बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो कि बिहार में ही थी, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, बख्तियार खिलजी ने इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो पढ़ने वाले लोग थे उनको कत्लेआम किया और यहाँ पर जितने भी बुक्स और स्क्रिप्चर्स थे उन्हें भी जलाकर राख कर दिया। कहा जाता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद बुक्स की तादाद इतनी थी कि ये बुक्स हफ्तों तक जलती रही। इसके अलावा बिहार की बड़ी बड़ी सिटीज़ में लूटपाट मचाई गई, जिससे बख्तियार खिलजी ने काफ़ी सारी वेल्थ जमा कर ली थी। 1202 एडी में बिहार को कॉन्कर करने के बाद बख्तियार खिलजी अब बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। उस समय बंगाल एक बहुत ही वेल्दी किंगडम हुआ करता था और इसका मेन रीज़न ये था कि बंगाल एक फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर हुआ करता था। और हम मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत की वीडियोस में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बंगाल में 750 एडी से लेकर 1162 एडी तक पाल डायनेस्टी का रूल रहा और 1162 एडी के बाद के पीरियड में यहाँ सेन डायनेस्टी ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। तो बख्तियार खिलजी जब बंगाल की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था तो उस समय बंगाल को रूल कर रहे थे सेन डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन एक हिंदू रूलर थे जिन्होंने नादिया नाम की जगह पर एक पैलेस बनवाया था और इस पैलेस को उन्होंने पिलग्रिम्स को सौंप दिया था, क्योंकि उस समय ये जगह एक पिलग्रिम सेंटर हुआ करती थी। यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना हमेशा लगा रहता था और इस जगह को भल्लाल दीपी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिला है उससे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण सेन के समय में ये जगह या तो वैष्णविज्म का एक पिलग्रिम सेंटर हुआ करती होगी या फिर एक बुद्धिस्ट सेंटर, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं वो एक बुद्धिस्ट स्तूप या फिर विहार जैसा लगता है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बेस पर आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को तय नहीं कर पाए हैं कि ये स्ट्रक्चर एक टेम्पल था या फिर एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर। लेकिन इतना तय है कि ये जगह एक पिलग्रिम सेंटर हुआ करती थी जिसे बख्तियार खिलजी ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और इसके बाद मात्र 18 घुड़सवारों के साथ वो बंगाल की कैपिटल लखनौती को कैप्चर करने के लिए निकल गया। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जिस तरह से कैप्चर किया उसका दूसरा एग्जाम्पल ना तो हिस्ट्री में उससे पहले हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेन के दरबार में घोड़ों के व्यापारी के रूप में पहुंचा। उसने बताया कि उसके पास बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े हैं और वो बंगाल के रूलर को इन्हें बेचना चाहता है। किसी को उसकी बात पर शक भी नहीं हुआ, क्योंकि उन दिनों सेंट्रल एशिया से इस तरह के घोड़े के व्यापारी बंगाल और बाकी इंडियन स्टेट्स में आते जाते रहते थे। घोड़ों के सौदे की बातचीत के बीच में ही बख्तियार खिलजी और उसके 18 घुड़सवारों ने अचानक से तलवारें खींच ली और चारों तरफ क्योस और कन्फ्यूजन की स्थिति फैल गई। इस तरह का माहौल बनाया गया कि ऐसा लगा कि राजा लक्ष्मण सेन के महल को पूरी तरह से तुर्किश आर्मी ने घेर लिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरह से अचानक से हुए हमले में लक्ष्मण सेन डर गए थे। बट आप कहोगे कि लक्ष्मण सेन तो एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, तो वो इस तरह के साधारण हमले से कैसे डर गए? तो बात ये है कि वो पावरफुल हुआ करते थे अपनी जवानी के दिनों में, लेकिन अब वो 80 ईयर्स के हो चुके थे। डर के मारे लक्ष्मण सेन महल के गुप्त दरवाजों से निकलकर भाग गए और इस तरह बंगाल पर अब बख्तियार खिलजी का कब्जा हो गया, यानी बंगाल की कैपिटल लखनौती पूरी तरह से बख्तियार खिलजी के कंट्रोल में आ चुकी थी। और दूसरी तरफ सेन डायनेस्टी के लक्ष्मण सेन भागकर सोनार गांव पहुंचे, जो कि बांग्लादेश में है। वहां पर कुछ समय तक उनका डायनेस्टी रूल कंटिन्यू रहा। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह 1204 एडी तक बंगाल को कॉन्कर कर लिया गया और इस कॉन्क्वेस्ट के बाद बख्तियार खिलजी ने अपने आप को बंगाल और बिहार का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। उसका कहना था कि उसने ये टेरिटरीज अपने दम पर कॉन्कर की हैं, ना कि घुरीद एम्पायर की मदद से। तो इसीलिए वो इन रीजन्स को घुरीद एम्पायर के गवर्नर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में इन एरियाज़ को रूल करना चाहता था। और वो यही नहीं रुका, अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए वो आसाम की ओर भी बढ़ा। वैसे चाहता तो वो तिब्बत को कॉन्कर करना था, लेकिन तिब्बत के कॉन्क्वेस्ट को लेकर कई सारी मुश्किलें सामने आ रही थी। उसमें से एक बड़ी मुश्किल ये थी कि जिस रास्ते के थ्रू तिब्बत पहुंचना था वो रास्ता मौसम ख़राब होने की वजह से जाने योग्य नहीं बचा था और अगर बख्तियार खिलजी को तिब्बत एक्सपीडिशन करना था तो उसे नेक्स्ट सीज़न तक का वेट करना पड़ता। इसीलिए उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और उसने डिसाइड किया कि वो पहले आसाम को कॉन्कर करेगा। आसाम के कॉन्क्वेस्ट पर निकलने से पहले बख्तियार खिलजी ने अपने आमिर अली मर्दान खिलजी को बंगाल और बिहार की जिम्मेदारी सौंप दी।
आसाम में बख्तियार खिलजी का सामना होने वाला था कामरूप किंगडम के राजा पृथु से। राजा पृथु ने बख्तियार खिलजी से निपटने के लिए आसाम की कई सारी ट्राइब्स को मिलाकर एक आर्मी तैयार की थी और डिसाइड किया कि बख्तियार खिलजी से गुरिल्ला टेक्निक के थ्रू लड़ा जाएगा। तो जब बख्तियार खिलजी आसाम में एंटर हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, उसे कोई भी नहीं दिखा, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। राजा पृथु का प्लान था कि वो बख्तियार खिलजी और उसकी आर्मी को आसाम के घने जंगलों तक ले जाएंगे और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। बख्तियार खिलजी आसाम के जंगलों में अंदर और अंदर घुसता चला गया, लेकिन उसे राजा पृथु और उनकी आर्मी का कोई भी इंसान नहीं दिखा। आगे बढ़ते हुए कई हफ्ते गुजर गए। बख्तियार खिलजी की आर्मी के खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो रहा था और आसाम में उसे पीने का पानी तक नसीब नहीं हुआ, और वो इसलिए क्योंकि पानी के जितने भी स्रोत थे उन्हें भी राजा पृथु और उनकी आर्मी ने पूरी तरह से दूषित कर दिया था, ताकि बख्तियार खिलजी की आर्मी को पीने के लिए पानी भी ना मिले। और जब बख्तियार खिलजी की आर्मी पूरी तरह से थकने और बेहाल होने लगी तो राजा पृथु और उनकी आर्मी ने बख्तियार खिलजी की आर्मी के ऊपर गुरिल्ला अटैक्स करने शुरू कर दिए। इसके अलावा बख्तियार खिलजी की आर्मी को हरेस करने के लिए उन पर अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए। बख्तियार खिलजी की आर्मी पूरी तरह से छिन्न भिन्न होने लग गई। ऐसा करते हुए राजा पृथु की आर्मी ने बख्तियार खिलजी की आर्मी को एक ऐसी जगह तक पहुंचा दिया जहां सामने तीस्ता रिवर थी और पीछे राजा पृथु की आर्मी। राजा पृथु की आर्मी अब बख्तियार खिलजी और उसकी आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तुर्किश आर्मी इस अटैक को झेल नहीं पाई और बुरी तरह से डिफीट हो गई। हालांकि बख्तियार खिलजी अपने कुछ साथियों को लेकर आसाम से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन वापस आकर बीमारी की वजह से उसने खटिया पकड़ ली थी और वो बीमारी से रिकवर भी नहीं कर पाया था कि उससे पहले अली मर्दान खिलजी, जिसे बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसने बख्तियार खिलजी को मार दिया और ख़ुद को बंगाल और बिहार का इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। यानी 1194 एडी से लेकर 1206 एडी के पीरियड में घुरिद एम्पायर ने ईस्ट में बिहार और बंगाल को कॉन्कर तो कर लिया था, बिहार को 1206 एडी में और बंगाल को 1204 एडी में, लेकिन इसे घुरिद एम्पायर का पार्ट नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि यहाँ के रूलर अली मर्दान खिलजी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं घुरिद एम्पायर के वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की, जिसकी जिम्मेदारी खुद मोहम्मद घोरी और उसके बड़े भाई ने ली थी। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर घुरिद एम्पायर को वेस्टवर्ड एक्सटेंड करना है तो उन्हें लड़ाई करनी होगी ख्वारिज़मी से, जो कि खुरासन, सिस्तान, ईरान और इराक वाले रीजन्स को रूल कर रहे थे। ईयर 1203 एडी में ख्वारिज़मी एम्पायर के सामने घोरी और उसके भाई की काफ़ी बुरी तरह से हार हुई, और इससे मोहम्मद घोरी और उसके भाई को ये बात समझ में आ गई कि वो अब वेस्ट में एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपना पूरा का पूरा फोकस वापस से अपनी उन टेरिटरीज़ पे करना होगा जो कि भारत में है। बट याद रखिए, आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, जब आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो आपके अपोनेंट्स यही समझते हैं कि अब आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे या फिर आपका बुरा समय शुरू हो गया है। और मोहम्मद घोरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही गंगा वैली और पंजाब वाले रीजन्स में ये खबर पहुंची कि मोहम्मद घोरी और उसके भाई को ख्वारिज़मीज़ के सामने हार का मुंह देखना पड़ा है, तो मोहम्मद घोरी के अपोनेंट्स का हौसला बढ़ गया और उन्होंने भी घोरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस तरह का सबसे बड़ा विद्रोह वेस्टर्न पंजाब वाले रीजन्स में देखने को मिला, जहां पर एक लड़ाकू ट्राइब जिन्हें खोकर्स कहा जाता था, उन्होंने मोहम्मद घोरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन खोकर्स ने गजनी और लाहौर के बीच के कम्युनिकेशन को कट कर दिया। बट घुरिद एम्पायर इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ था कि वो ऐसे छोटे मोटे विद्रोह को दबा ना पाए। 1206 एडी में मोहम्मद घोरी ने खोकर्स के ऊपर अटैक किया और इनकी चटनी बना दी। इस विद्रोह को ख़त्म करके मोहम्मद घोरी जब वापस से गजनी जा रहे थे तो एक कट्टर मुसलमान ने मोहम्मद घोरी को मार दिया। उसका मानना था कि मोहम्मद घोरी सच्चा मुसलमान नहीं है और ना ही वो इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है, और इस तरह 1206 एडी में मोहम्मद घोरी की मौत हो गई। तो ये थी डिटेल्स तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।